चैप्टर का नाम है जल संसाधन, क्लास 10th का है ना? 2 चैप्टर हो गया, ठीक है? ठीक है? 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये तीसरा चैप्टर अपना है। यहाँ पर एक कहानी से इसकी शुरुआत होती है। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर आसाम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई, रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। ऐसी कहानी है ये। उन्होंने चिंटू, हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है वो जीवन दे भी सकता है और जीवन ले भी सकता है। हम सर पानी अभी के लिए दक्षिण क्या अफ्रीका करें? का चलिए, मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की ज़रूरत पड़ती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आस-पास क्यों बसता है। ठीक है? मानव जो है वो नदी या अन्य जल स्रोतों के आस-पास ही क्यों रहा है? जैसे एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना कि एक पशुचारक जो होता है, खानाबदोश जनजाति, खानाबदोश जीवन था ना तब तो आदमी जब बसता था तो कहाँ जाता था? वो जब यात्रा भी करता था तो वो अपने खाने-पीने को लेकर करता था यात्रा, व्यापार का कोई मामला नहीं था उस समय। तो खाने-पीने तभी के तो उन लोगों तो को घुमाकर कहते थे ना। जब वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाता था, तो इसका मतलब ये था उस जहाँ पे रह रहा था वहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, पानी, वहाँ पे जो उनके खाने-पीने की चीज़ें थी। वो जहाँ पे बसने जाता है, वहाँ पर क्या है, जहाँ पर वो बसने जाता है, वो जगह भी कहीं कोई नदी हो सकती थी, कहीं कोई पोखरा हो सकता था, कहीं कोई झील हो सकती थी। ऐसी ही जगह पे जाके वो फिर बसता भी। ठीक है? इतिहास की बात है ये। जी सर। जैसा कि आप जानते हैं 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। कितना है? कितना परसेंट है जो अलवणीय जल है, जो हमारे योग्य उपयोग के लिए है? 1% है सर। 3% ना मेरे ख्याल से। 0.3%। चलिए, तो ये हमें याद रखना है। अतः यह अलवणीय जल हमें सतही अप्रवाह भौम जल स्रोत से, अलवणीय जल होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं? सतही अप्रवाह से मिलेंगे, भौम जल स्रोतों से मिलते हैं। इनका लगातार नवीकरण, पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। ये जो सतही अप्रवाह है और भौम जल स्रोत है, इनका क्या होता है? नवीकरण भी होता रहता है और पुनर्भरण भी होता है। वो भी कैसे? जलीय चक्र के माध्यम से, है ना? जलीय चक्र क्या है? बारिश होती है, इसमें पानी भर गया, सूर्य की रोशनी आई, ये पानी जो है भाप के रूप में ऊपर उठा, ऊपर जाके ये बादल बना, फिर से बारिश हुई, फिर से आ गया पूरा जमीन पे। ये जल चक्र है। ठीक ना? सर याद रखो, नवीकरण का सारा मतलब क्या है? सारा जी जल सर। जलीय चक्र में गतिशील रहता है, सारा का सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। ठीक है? आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, ये बात याद रखनी है। तब भी विश्व के अनेक देशों क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही? 2025 में 20 करोड़ लोग जल की निरंतर कमी झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्या है? जल के विशाल भंडार और नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए ये सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। उसके कुछ कारण भी हैं। ठीक है? बात समझ रहे हैं? ठीक है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों, सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आ जाता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान का मरुस्थल जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों के चित्र चित्रित होते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे हो रहा है? वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण। ठीक है? वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में क्या होता है? समय और स्थान के अनुसार भिन्नता देखी जाती है। अब आप बारिश के मौसम में हैं, वो भी मैदानी क्षेत्र में, बिहार के बीच मध्य गंगा वाले क्षेत्र में, सॉरी मध्य मैदान में स्थित हैं, तो आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि बाढ़ का सामना हमको करना पड़ेगा। लेकिन रेगिस्तान क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, वो चाहे वो अगर सोचे कि हमको की बार बारिश में डुबकी लगानी पड़ेगी तो भाई मुश्किल है थोड़ी सी। ठीक है? लेकिन जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए, मार्च अप्रैल मई का महीना हो, उस समय हमको भी परेशानी झेलनी पड़ती है ना? बात समझ में आई? परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण
अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। जल के असमान वितरण, यहाँ पे कोई अमीर कोई गरीब है क्या? पानी इस तरीके से चलता है कि अमीर के दरवाजे पे पहुंचेगा तो खूब सारा पानी हो जाएगा, गरीब के दरवाजे पहुंचा तो एक गिलास पहुंचा दिया, भाई इतने में काम चल जाएगा तुम्हारा, ऐसा कुछ थोड़ी करता है वो, है ना। लेकिन जिसके पास संसाधन उपलब्ध है वो क्या करेगा, उनका यूज उतना ही करता रहता है ना। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण आता है। जल दुर्लभता, अत्यधिक और बड़ी जनसंख्या, उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग, उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। मतलब जल दुर्लभता क्यों होती है? अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल दुर्लभता आ सकती है। फिर जल की बढ़ती मांग, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। फिर उसका असमान वितरण भी उसी हिसाब से रहेगा, ठीक है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। जल जो है अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए चाहिए होता है। जनसंख्या का घरेलू उपयोग तो पूरा हो ही जाएगा, साथ ही साथ उसको अनाज के उत्पादन में भी जरूरत पानी की पड़ती है। मतलब अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क क्षेत्र ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सर इसका मतलब क्या है? चलिए ठीक है, अनाज का उत्पादन बढ़ाने जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों और सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की जरूरत है। शुष्क कृषि तकनीकों और सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास के द्वारा अब कृषि में क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक और इजराइल है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हो रही है ना। वहाँ जल का कोई अभाव नहीं है। लेकिन एक तरफ देखें तो 114 सेंटीमीटर बारिश वाला क्षेत्र जो हमारा भारत है, वहाँ पर सूखा जरूर पड़ जाता है। ये देखो लाइन में, बड़े बड़े शहरों में आपने ये चीज, अगर कभी गए कहीं है बड़े शहर में तो आपने ये लाइन जरूर देखी। हो सकता है आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं, नलकूप है जिनसे सिंचाई करके वो उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये कितनी सारी चीजें हैं जो सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक तो भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है भाई, दूसरा जल की उपलब्धता में कमी भी आ सकती है, तीसरा जो है भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। ये 3 समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ये परिणाम के रूप में लिख सकते हैं इसको। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। विकास के अवसर भी प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसीज बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अम्लीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, ठीक है ना। उद्योग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन पर दबाव बढ़ रहा है, ठीक है। उद्योगों को अत्यधिक ठीक है उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से ही होती है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। शहरों की बढ़ती संख्या, जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली का न केवल जल ऊर्जा की जरूरत में बढ़ोतरी हुई बल्कि इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हो गई हैं, ठीक है। तो जल संबंधित जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं वो शहरों की बढ़ती संख्या। शहरों की बढ़ती संख्या का मतलब क्या है? पहले कभी एक शहर हुआ करता था, फिर 4 हुए, फिर 10 हुए, कई सारे होने लग गए। ये शहरों की संख्या है, जनसंख्या भी है। शहरों में जनसंख्या के पलायन का मूल कारण क्या है? ये हमने आपको पहले भी बता रखा है। एक पुल फैक्टर, एक पुश फैक्टर, है ना। एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है। जो पुश फैक्टर है वो काम करता है ग्रामीण क्षेत्र में और जो पुल फैक्टर है वो काम करता है शहरी क्षेत्र में, है ना। तो वो चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उनके जीवन शैली कैसी है, शहरी जीवन शैली, इन सबसे जल और ऊर्जा की जरूरत में वृद्धि तो हुई है, साथ ही साथ इससे संबंधित समस्याएं भी बढ़ी हैं, ठीक है। यदि आप शहरी आवास समितियों, कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जलपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। उनके अंदर
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है, इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। ओके, ये दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। मतलब जहां पर लोगों की जरूरत के लिए काफी जल संसाधन है, फिर भी वहां पर जल की दुर्लभता है, तो उसका मूल कारण क्या हो सकता है? जल की खराब गुणवत्ता। ये बात हमको पता होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों से चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद ये घरेलू, औद्योगिक, अपशिष्ट रसायन, कीटनाशक, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। पिछले वाले ही चैप्टर में हमने ये पढ़ रखा था, हालांकि उसमें मिट्टियों के बारे में पढ़ा था, लेकिन जल के बारे में भी हमने पढ़ा था और हमने आपको ये बताया था कि जल की गुणवत्ता में कमी होने का एक कारण ये भी है, कृषि क्षेत्र में रसायनों का यूज, कीटनाशकों का प्रयोग, है ना? ऐसा नहीं है कि ये रसायन या कीटनाशक जो दवाएं हैं ये उड़ के किसी पानी वाले क्षेत्र में जाके पड़ जाती भाई। लेकिन एक चीज ये हो सकती है कि जैसे मान लीजिए कि बारिश हुई, बारिश से क्या होता है, खेत में पानी भरा और वो पानी बहने लग जाता है। अब उसमें रासायनिक खाद पड़ा हुआ है, कीटनाशक डाला गया है, पता चले वो बहते बहते किसी तालाब में जाएगा, वो किसी नदी में भी जा सकता है, किसी नाला में भी जा सकता है, तो उस तालाब या नदी के पानी को तो प्रदूषित कर सकता है ना। और मान लीजिए वो कहीं जमीन के अंदर ही जा रहा हो, तो उससे जमीन के अंदर का जो भौम जल स्तर है हमारा वो तो बरकरार मेंटेन रहेगा, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ये चीजें मिल जाएंगी तो वो भी हमारे लिए खतरा रहेगा। बात समझ रहे हैं? जी सर। जी सर। ठीक है। भारत की नदियां, हाँ, भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई। बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है। भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव का मूल कारण या अत्यधिक दुष्प्रभाव का भारतीय नदियों पर कारण क्या रहा है? तो बढ़ती जनसंख्या भी उसका कारण रही है, कृषि का आधुनिकीकरण भी रहा है, नगरीकरण और औद्योगिकरण भी रहा है ना? और हर दिन गहराता जा रहा है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। तो ध्यान, 16 को 21 17 को सर मैं बताऊं अपने गाँव आपने अनुभव कर लिया होगा, समय की मांग है हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, है ना? स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नलिखित होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण को प्रबंधन ने से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। ठीक है, जल संसाधनों का अतिशोषण और कुप्रबंधन क्या करेगा? संसाधनों का ह्रास कर देगा, है ना? इससे पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो सकता है, जीवन पर गंभीर प्रभाव फिर पड़ जाएगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज, रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से क्या बनाया था? बांध, जलाशय, नीलों, झीलों के तटबंध, नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई। नहर के बारे में हमने पढ़ा कहाँ पे है? कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया गया था। वहां पर देखो एक झील, सुदर्शन झील बनवाई गई। सिंधु सभ्यता में देखा जाए तो बढ़िया अच्छी खासी व्यवस्था देखने को मिली है ना, जल प्रबंधन को लेकर। बात समझ रहे हैं ना? तो ये पहले से भी रहा, इसमें कोई जरूर आश्चर्य नहीं है कि हमने ये परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए गए। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक सिंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ये यूपी वाले स्पेशल के रूप में याद रख सकते हैं, ठीक ना? ईसा से 1 शताब्दी पहले, ध्यान रखना। श्रृंगवेरा कहाँ पे है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध बनाए गए, झील सिंचाई तंत्र का निर्माण हुआ है। कलिंग, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र की में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशेष तालाब बनवाया। ये हौज खास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है।
हीराकुंड बांध का वो दिया गया है, आप देख सकते हैं। बांध क्या है, हमें जल संरक्षण प्रबंधन में कैसे सहायक है। परंपरागत बांध नदियों वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन भी करना है, घरेलू उपयोग भी चाहिए, औद्योगिक उपयोग चाहिए, जलापूर्ति चाहिए, बाढ़ नियंत्रण चाहिए, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन के साथ साथ खेती सिंचाई के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इनको बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना भी बोला जाता है, ठीक है ना। जी सर। आजकल के बांधों का जो निर्माण है उनके क्या क्या उपयोग हैं वो हमको पता होने चाहिए। पहले तो सिर्फ सिंचाई का मामला हुआ करता था, लेकिन अब तो भाई बहुत सारे मामले हैं, है ना। बांध बनाने से हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, बांध बनाने से हम जल की आपूर्ति करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो कहाँ से निकलती है, कौन से बैराज से निकल रही है, हथनी कुंड बैराज से निकलती है ना। सतलज और ब्यास के संगम पे जगह जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहीं पर हथनी कुंड बैराज है, वहीं से निकाली गई है वो नहर। जी सर। पहले बांध बनाया गया, फिर नहर निकाली गई, और जो नहर निकाली गई वो मरुस्थलीय क्षेत्र को हरियाली प्रदान कर रही है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है भाई। नौचालन में भी काम आती हैं ये, इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के कई सारे उपयोग हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल बांध परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। ये आपके सतलज और ब्यास बेसिन में पड़ता है, ये तो ठीक है। लेकिन इसको एक चीज याद रखना, ये कौन कौन से राज्यों के लिए सहायक है। पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, और दिल्ली, है ना। है, ये दिल्ली की जगह यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है, जी सर। राजस्थान। लेकिन लेकिन जब इसके कमांड एरिया की बात होगी ना, तो कमांड एरिया में ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हिमाचल प्रदेश भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार महानदी बेसिन हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का। हीराकुंड परियोजना क्या है, जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ पर है, महानदी बेसिन में है, ठीक ना। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील, जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ होता है जलाशय, बांध का अर्थ होता है जलाशय से लिया, बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि उसके ढांचे से लिया जाता है। ढांचे का इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बात हमको पता होना चाहिए। चलिए ध्यान रखना, अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता रहता है। जो अधिकतर बांध होते हैं वो ढलवा हिस्सा उसका होता है, उसी के ऊपर से या फिर अंदर से जल रुक रुक कर भी, या फिर कहें तो लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना, उद्देश्य, सिंचाई के ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। जो बांधों का वर्गीकरण है संरचना के आधार पर किया जाता है, उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, ऊंचाई के आधार पर भी किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को कैसे बोलते हैं, बांध को हम बोलते हैं लकड़ी का बांध। किसके आधार पे, संरचना और उनमें जो प्रयुक्त पदार्थ हैं उनके आधार पे बांध को एक बोलते हैं लकड़ी का बांध। एक तटबंध बांध, एक पक्का बांध के अलावा कई सारे उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध, या फिर नीचे बांध, मध्यम, उच्च बांध में वर्गीकृत किया जाता है। ऊंचाई के अनुसार किसमें किसमें करेंगे, बड़ा बांध कर देंगे, मुख्य बांध कर देंगे, या फिर निचला बांध, मध्यम बांध और उच्च बांध, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल प्रबंधन उपागम, स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, चलो हाँ सर समझ गए। उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में इसको देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ये आपको याद रखना है। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। इन्होंने जो आधुनिक भारत का मंदिर कहा है बांधों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें क्यों कहा था, क्योंकि उनको ये मालूम हो रहा था, लग रहा था कि भाई कृषि है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, औद्योगिकरण है, नगरीय अर्थव्यवस्था है, इन सबका समन्वित रूप से विकास होगा बांधों के माध्यम से। इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसे भारत का
आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है। पिछले कुछ वर्षों बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध और कई कारण से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए थे। ये यहाँ पे एक कविता कही गई है, परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला, विधि, सिंचाई कार्यों के बारे में ज़्यादा पता लगाना है। हमने आषाढ़ में फसलें बोई है, हम भद्रा में भादु लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी, ओह दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम कर दो, भादु एक साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। ये लोकप्रिय भादु गीत है, दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है। तो भादु गीत आपको पता होना चाहिए कहाँ पर गाया जाता है, दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है। शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन कर रहा है। भादु गीत जो है वो किसका वर्णन कर रहा है, जो महानदी में इतने तूफान आ रहे हैं ना, उनसे जो समस्याएं आ रही हैं उनके लिए, उन्हीं समस्याओं के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण ये अच्छा, नदियों पर बांध बनाने उनका बहाव नियंत्रित करने से प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। नदियों का कौन सा बहाव, प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है अगर बांध बनाया जाए, उनके बहाव को नियंत्रित किया जाए। इसके परिणाम में क्या निकलेगा, तलछट बहाव कम होता है। तलछट बहाव कम हुआ तो अत्यधिक जो तलछट होगा जलाशय की तली पर जमा हो जाएगा, और तलछट जलाशय की तली पर जमा होगा तो नदी का तल जो होगा वो अधिक चट्टानी हो जाएगा। अधिक चट्टानी होने से नदी क्या करेगी, जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी कर देगी। फिर बात समझ आए ना, एक एक चीजें आपको याद रखनी है, क्रम से याद रखनी होंगी। ठीक है ना, मतलब नदी पर बांध बनाया, पानी अवरुद्ध हुआ, प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो गया, रुक गया, तलछट जमा हुआ, तलछट जमा होने से क्या हुआ, तली पर जमा हो गया, तली पर जमा हुआ तो नदी का तल क्या हुआ, अधिक चट्टानी हो गया। अब चट्टानी होने से क्या होगा, जो जलीय जीव हैं उनको भोजन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये सब बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों के द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। ठीक है, तो बांध बनाने से कितने सारे नुकसान मिल रहे हैं हमको भाई, देखिए जहां पर बांध बनेगा वो नदी को क्या करेगा, नदी को दो टुकड़ों में बांट देगा। ठीक है, इसके अलावा जो अंडे देने की ऋतु होती है उसमें जो जलीय जीव होते हैं, नदियों का स्थानांतरण भी क्या हो जाता है, जीवों का जो नदियों में स्थानांतरण होता है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। दो नुकसान मिले। तीसरा नुकसान, बाढ़ के मैदान में अगर बनाया जाता है तो वहां पे जो उस समय तत्कालीन वनस्पति या मिट्टियां होती हैं वो सब जल में डूब जाती हैं। ठीक है, बाद में यही सब अपघटित भी हो जाते हैं। बात समझे। इसके अलावा और भी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे जनसंख्या का स्थानांतरण बड़ी बड़ी संख्या में किया जाता है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बड़े बांध, नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए। ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बड़े बांध की नई बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, इनके पर्यावरणीय आंदोलन भी हुए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, टिहरी बांध आंदोलन है। एक आंदोलन और हमने बताया था, ऐसे ही कोई था, बीज बचाओ आंदोलन। हमने आपको बीज बचाओ आंदोलन के बारे में भी बताया था हमने आपको। ये बीज बचाओ आंदोलन क्या था भाई, इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण हुआ। नर्मदा बचाओ टिहरी बांध जो आंदोलन रहा है, इसका मूल कारण क्या रहा है, इसका मूल कारण रहा है बृहद स्तर पर स्थानीय समुदायों का विस्थापन। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव और नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को मिल रहा है। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वो वास्तव में इसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं। ठीक है, इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से आमतौर पर स्थानीय लोगों। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करता है बांध।
लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। कई सारे राज्यों में अब आप झगड़े देख सकते हैं नदी जल विवाद को लेकर। नहीं, यहाँ पर हम ये चीज पढ़ेंगे, इसके बाद फिर बात शुरू होगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है, आपको पता होना चाहिए। जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। कौन? यही एनजीओ जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। शुरुआत में ये कैसा था? जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे मुद्दों पर था। लेकिन इस आंदोलन का लक्ष्य क्या हुआ? बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना। ये भी इसका आज का मूल उद्देश्य बन गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का सुख स्वीकार किया, ये विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वो मालामाल हो जाएंगे, सिंचाई के प्रसार से मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। रेलवे में भी ऐसा सरदार सरोवर बांध के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर। याद रखने की जरूरत है, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इसमें 4 राज्य शामिल है। कौन कौन से पूछा गया पेपर में? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात है, राजस्थान है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 94-90 गांव, 173 कस्बा, राजस्थान के 124 गांव के सूखाग्रस्त मरुस्थलीय भागों की जल आवश्यकता को पूरा करता है। ये बात हमें याद रखनी है। एक ये भी देख लेना, क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी। मतलब कृष्णा गोदावरी जो विवाद था, महाराष्ट्र ने जब कोयना बांध का निर्माण करवाया, जब उसका पानी अवरुद्ध हुआ, अवरुद्ध होने के चलते जब जल की दिशा में परिवर्तन हुआ तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्या किए? आपस में भिड़ गए नदी के जल को लेकर। तब उत्पन्न हुआ कृष्णा गोदावरी विवाद। बात समझे? तो ये भी बात हमको याद रखनी है। इसके विवाद की शुरुआत कहां से हो रही भाई? इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा, कृषि उद्योग पर विपरीत असर पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी अब देखेंगे। फिर हमको नहीं सलाल जो प्रोजेक्ट है वो आपका कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी है। चलो, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना कौन सी नदी पे है? सतलुज। सतलज में ब्यास, सतलज और ब्यास पर है ना। यहाँ देखो टिहरी बांध है ना। टिहरी बांध है, गंगा नदी पे है क्या ये? महा जी सर, हाँ सर, गंगा नदी से अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है गंगा, है ना। देव प्रयाग में से। ठीक है, अलकनंदा भागीरथी से। यहाँ पर देखो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध है। चंबल नदी के पास। चंबल नदी है ये। कोटा बैराज भी देखो चंबल नदी पे है, कोटा बैराज चंबल नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना कहाँ है? सतलज ब्यास बेसिन पर है, बेसिन में है। ठीक है, और वैसे सतलज नदी पे है, देख तो वहीं रहा है ना? सर अब इसमें और कुछ कहीं पर दिख रहा है? चलो, कोटा बैराज चंबल पे है, राणा प्रताप सागर गांधी सागर भी चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर बांध परियोजना आपको नर्मदा नदी। गोदावरी नदी पर प्रवरा, गोदावरी नदी पे हाँ प्रवरा नदी भी है, प्रवरा प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, कोयना बांध देखो कृष्णा नदी पे है, कोयना बांध। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा परियोजना है, नागार्जुन भी कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ओके, यहाँ पर देखो मेट्टूर बांध कावेरी पर है, पेरियार नदी पर पेरियार बांध है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए मेट्टूर बांध का थोड़ा बता दीजिए। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे है। ठीक है, अब देखो दूसरा भी नाम है क्या? नहीं, इसका एक ही नाम मेट्टूर नाम। ठीक है, अब आए तो महानदी पे, हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पे है? तो ये महानदी आपको दिख रही है। रेहंद परियोजना कहाँ है? रेहंद परियोजना देखने को मिल रही है। कोनार, तिलैया, मैथान, पंचेत, बेल पहाड़ी भी यहीं पे है।
ये कोनार बांध, तिलैया बांध, मैथान, पंचेत, बेलपहाड़ी, ये सारे जो बांध दिख रहे हैं, ये आपको दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर मिलेंगे। जैसे तिलैया सर बराबर। दामोदर उसकी सहायक नदियों पर। ओके, जी सर। ठीक है भाई। जी सर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इतने मोटे मोटे इतने बांध हम देख लिए, तो हमें याद रखना होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। जो नदी परियोजनाएं चलाई गई, जो उन पे आपत्तियां उठाई गई, वो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य में सफल नहीं रही हैं। इस वजह से कहीं कहीं हमने कल पढ़ा भी था कि जैसे कोई बांध अगर बनाया गया तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके लिए रोजगार का एक अवसर था, रोजगार के एक अवसर के रूप में देख रहे थे उस बांध के बनने में। लेकिन क्या हुआ, उनके उनके इस अवसर को छीन लिया गया। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान रखना। विडंबना यह है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा हो जाने से बाढ़ आने का कारण भी बनते हैं। मतलब एक तरफ फायदा है बाढ़ नियंत्रण के रूप में, दूसरी तरफ खतरा भी है बाढ़ के लिए, सॉरी बाढ़ के रूप में। ठीक है, मतलब बाढ़ नियंत्रण भी करता है और बाढ़ लाने का काम भी करता है बांध। ठीक है, अत्यधिक वर्षा होने की दिशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा 2006 में महाराष्ट्र गुजरात में भारी बारिश, आपने पढ़ा होगा 2006 में महाराष्ट्र गुजरात में भारी बारिश के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान माल का नुकसान हुआ, बल्कि बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ है। ठीक है, बांध से मृदा अपरदन के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है। एक ये हमने नहीं बताया था ना, हम लोगों को याद नहीं आ रहा था ना, ये आपको याद रखना जी होगा। सर। ठीक है भाई, सब लोग। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ ये भी है, ये तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या भी आ जाती है। जो अवसाद है, हमने क्या पढ़ा है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। भारत के उत्तर का विशाल जो मैदान है उसका निर्माण हुआ है हिमालयी नदियों और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए भारी मात्रा में अवसाद और तलछटों के जमाव के चलते हुआ है। यही पढ़ा हमने। जी सर। जी। अगर यही तलछट किसी तालाब में जमा हो रहे हैं तो तलछट आएंगे कहाँ पे, फिर कहाँ से आ सकते हैं। और आपको पता है कि जहां पर ये तलछट साल दर साल नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर उर्वरता भी क्या होती है, सॉरी उर्वरता का ह्रास होने के साथ साथ नमी धारण करने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो जाहिर सी बात है, वो तलछट नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, इस विशाल मैदान उपजाऊ मैदान में क्या होगा, मृदा निम्नीकरण की भी समस्या उत्पन्न होगी, है ना भाई। जी सर। जी सर। ठीक है, मृदा अपरदन है ना। अपर्दन की क्रिया ढाल की बनावट पर भी निर्भर करती है। मतलब तीव्र ढाल है तो अपर्दन तेजी से होगा, मंद ढाल है तो अपर्दन कैसा होगा, धीमा होगा, मंद गति से होगा। तो ये ध्यान रखना है। मतलब तलछट जमा होने का मतलब यह है, तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में काम करता है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचने से भूमि का निम्नीकरण होने लगता है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ती है। अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां भी होती हैं, ये इसी का देन है। फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां हो जाती हैं, प्रदूषण भी फैलते हैं। ठीक ना, याद रखना। वर्षा जल संग्रहण, बहुत से लोगों को मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कई सारे लाभ गिनाए भी गए थे, उनके उतने लाभ नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम बारिश के जल का संग्रहण कर लेते हैं तो कम से कम वो जो फायदे गिन रहे थे वो जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनकी आपूर्ति हम इससे कर सकते हैं। ठीक है,
प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति, मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थिति और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। प्राचीन काल में ही हमारे पास क्या थे, अपनी आवश्यकता, जल आवश्यकता के अनुसार, स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थिति के अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल, इन सब का संग्रहण का कई सारा तरीका इन लोगों ने अपना रखा था। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल गुल या कुल, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। आपसे पूछा जा सकता है भैया गुल क्या है या कुल क्या है, या फिर पूछा जा सकता है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले गुल या कुल क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक ऐसी वाहिकाएं हैं जो नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां थी। तो कुल हमें पता चला। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पहले से ही ये बात थी कि छत पे बारिश के दौरान जो छत पे पानी इकट्ठा होता था उसको क्या करते थे, उसके जल को संग्रहित कर लिया जाता था। राजस्थान क्षेत्र में ऐसा था। क्योंकि मीट में प्रोजेक्ट भी बनाए हैं इस पे वाटर के। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या करते हैं लोग, बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। ठीक है, गड्ढे बनाए जाते थे। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन, राजस्थान में जैसलमेर में मिलेगा खादीन, और बाकी क्षेत्रों में आपको जोहड़ जैसा क्षेत्र मिलेगा, जोहड़ जैसी व्यवस्था मिलेगी। ठीक है, तो राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक या टांका हुआ करते थे। जमीन के नीचे जो टंकी बता रहे थे, घर के नीचे जो टंकी, इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। फलोदी टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का एक अभिन्न हिस्सा है। वो क्या करते थे ना, देखो यहाँ पे देख रहे हो ये लगा हुआ ना पाइप, ये छत से इन्होंने जोड़ दिया है। अब ये तो यहाँ पे लाके नल में सीधे जोड़ दिया है। अब यहाँ पे अगर इनके पास टांका था तो क्या करते, इसी पाइप को उस टांका में खोल देते, जितना पानी वहां गिरता उतना पानी सब उस टांका में आ जाएगा। बात समझ आ रही? जी सर। जी सर। चलिए, हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। पहला जल इकट्ठा नहीं किया जाता था, बल्कि पहला जल क्या करते थे, उससे छत की साफ सफाई हो जाती थी, नल की साफ सफाई कर देते थे। ठीक है, उसे संग्रहित नहीं किया। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। ये भी बात याद रखने की जरूरत है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल या फिर पालर पानी। पालर पानी क्या है? पालर पानी, वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है। इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। किन क्षेत्रों में? जहां के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान के क्षेत्रों में। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है पालर पानी को। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है? आगे चलते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। रोचक है क्योंकि चेरापूंजी मौसिनराम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। कौन? शिलांग। ठीक है, शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के
लगभग 15 से 20% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। ये दुख की बात है कि पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की नीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। जो पहले व्यवस्था हुआ करती थी, आज वो व्यवस्था वहां पे नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से वो सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में व्यवस्था है। इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। नाम है गंडाथूर। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी मैसूर जिला में है। ठीक है, क्या कौन सी ख्याति मिली इसको? वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी इस पर दी गई है। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। ये देख रहे हैं बांस आप लोग, ये बांस है ना, ये जानते हैं बहुत लंबे चौड़े हैं, बहुत लंबी लंबी दूरी तय किए हुए हैं। ये बहुत दूर से पानी आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे काट दिया गया है, यहाँ पर फिर एक बांस को जोड़ दिया गया है पाइप की तरह, इसे नाली बना के बीच में खोखला करके सर, जिससे पानी जा सके हाँ आसानी से। वैसे ही। ठीक है, तो मेघालय में नदियों झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी पद्धति प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है, उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। कितना घटाया जाता है? 20 से 80 बूंद प्रति मिनट। 18 से 20 लीटर उसमें आता है, 20 से 80 बूंद प्रति मिनट के हिसाब से उसको घटा दिया जाता है, घटाकर पेड़ पे छोड़ दिया जाता है। वो इस बात का ध्यान रखते होंगे कि पानी ज़्यादा बर्बाद ना होने पाए, है ना। चित्र संख्या 1 में दिखाया गया है, पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थान तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। कैसे परिवर्तित किया? देखो, ये नाली आ रही थी, ठीक है, यहाँ क्या किया गया, यहाँ से एक पाइप और निकाल दी गई बांस की, अब ये इधर भी चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। जी बस इतना ही। 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों तक द्वारा हर वर्ष लगभग कितना, ये 3 4 7 मतलब 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। ठीक है, याद रखना इसे, ये आपको देख लेना चाहिए। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई ऐसा नहीं मानता है बात, तो उसका कार्रवाई भी हो सकती है। और तमिलनाडु ने क्या किया है, इसको कानूनी बना दिया है, जरूरी बना दिया। नहीं, चलो ये आपके प्रश्न है चैप्टर के। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करें। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जल की कमी से प्रभावित हो सकते हैं। इसको Yes, हम sir. इसको हम ए मानते Yes, हैं, sir. इसको हम बी मानते हैं। बताइए, जल की कमी से प्रभावित कौन? ये वाला है क्या? अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। जल सर प्रभावित होगा।